भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर हैं। जेपी नड्डा का ये दौरा काफी खास और अहम माना जा रहा है। विधानसभा और पंचायत चुनाव की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। वहीं इस दौरान जेपी नड्डा जनता, जनप्रतिनिधि और संगठन के लोगों से भी संवाद करेंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने और सक्रिय करने का भी प्रयास किया जाएगा। जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय दौरे में अलग अलग फोरम पर काम करने वाले लोगों से लेकर समाज की राय बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले बुद्धिजीवियों के साथ दर्जन भर से ज्यादा बैठकें कर विधानसभा चुनाव तक का खाका खींचेंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं से लेकर विधायकों व सांसदों को पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का मंत्र देने के साथ ही आम लोगों को गुड गवर्नेंस का एहसास कराने की कार्य योजना भी बनाई जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पार्टी कार्यालय में बैठक होगी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। वहीं जिस दौरान जेपी नड्डा एयरपोर्ट पहुंचे, वहां पर ढोल और नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। जेपी नड्डा के दौरे के दौरान योगी के मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी चर्चा की जाएगी। वहीं साफ तौर पर देखा जा रहा है जिस तरह से लगातार पार्टी के बीच में तालमेल को लेकर जो बातें सामने आ रही, उसको लेकर भी जेपी नड्डा पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही साथ जमीनी कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं को भी समझने का प्रयास करेंगे और देखा जाएगा कि पार्टी के अंदर संगठन को किस तरीके से मजबूत बनाया जा सकता है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट प्रियांश मिश्रा के साथ संदीप खेर, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। चुनाव में निष्पक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए चुनाव आयोग ने उठाया एक अहम कदम। चुनाव लड़ने वालों के लिए चुनाव आयोग ने धनराशि खर्च करने की एक सीमा तय कर दी है, जिसके आधार पर अब प्रत्याशियों को लड़ना होगा चुनाव। उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव में खर्च को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस बार निर्वाचन आयोग ने कई बंदिशें लगा दी हैं, जिसकी वजह से दावेदारों के सामने चुनाव प्रचार को लेकर चुनौती खड़ी हो गई है। इस बार चुनावी खर्च की सीमा बहुत कम कर दी गई है। इस बार प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी सिर्फ 30,000 रुपए खर्च कर सकेंगे। वहीं बीडीसी सदस्य 25,000, वार्ड मेंबर 5,000, जिला पंचायत सदस्य 75,000, ब्लॉक प्रमुख 75,000, जिला पंचायत अध्यक्ष पद को 2 लाख खर्च करने की अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव गांव की सरकार चुनने के लिए हैं, लेकिन इसमें बेतहाशा खर्च किया जाता है। प्रधानी के चुनाव में वोटरों को अपने पक्ष में लाने के लिए उन पर वोट से लेकर जाम तक छलकाए जाते हैं, मगर इस बार महज 30,000 की धनराशि में ये सब कैसे हो सकेगा? प्रत्याशियों को इसकी चिंता सताने लगी है, लिहाजा प्रत्याशियों ने इसकी कांच निकालना शुरू कर दिया है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट प्रियांश मिश्रा के साथ मैं निकिता सरीन, R9 टीवी के लिए। मेरठ में आखिरकार 2.5 लाख के इनामी कुख्यात बदमाश बदन सिंह बद्दो की आलिशान कोठी पर आज जेसीबी चली गई। कोठी को जमींदोज की कार्रवाई के दौरान पूरा पंजाबी पूरा छावनी बना हुआ था। जेसीबी को कोठी तक ले जाने के लिए मुख्य गेट का हिस्सा भी तोड़ दिया गया। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के कुख्यात बदमाश बदन सिंह बद्दो की फरारी के बाद पुलिस ने पहले कुर्की की कार्रवाई शुरू की थी। उसके बाद कोठी को जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। 2 जेसीबी और लेबर मौके पर पहुंची। सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल और एमडी की टीम मौके पर मौजूद थी। मुख्य गेट का कुछ हिस्सा तोड़कर जेसीबी को अंदर प्रवेश कराया गया। जल्द ही बद्दो की कोठी को तोड़ने की कार्रवाई शुरू होने वाली थी। कोठी को जमींदोज होते देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। मेरठ प्रशासनिक अफसरों ने इसके लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर ली थी। सुबह 9 बजे से ही पुलिस बल और अफसर बद्दो की कोठी को जमींदोज करने के लिए पहुंच गए थे। शहर के पंजाबीपुरा स्थित कोठी पर बुलडोजर चला दिया गया था। उसके लिए मेरठ विकास प्राधिकरण ने डीएम और एसएसपी को पत्र जारी कर फोर्स मांगी थी। ब्रह्मपुरी सर्किल के 3 थानों के अलावा पीएससी और आरएएफ को भी लगा दिया गया था। उसके बाद मेरठ प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू की। हालांकि कोठी को तोड़ने के लिए पड़ोस में रहने वाले एक घर की भी दीवार तोड़ी गई, लेकिन अधिकारियों ने उस मकान मालिक को अपने खर्च पर दोबारा दीवार कराने को कहा है। मेरठ प्रशासन की इस कार्रवाई को देखने के लिए लोगों की भीड़ छतों पर इकट्ठा हो गई। हालांकि किसी ने भी बदन सिंह बद्दो की कोठी पर होने वाली कार्रवाई का
कोई भी ऐतराज या विरोध नहीं किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मेरठ पुलिस फरार बदमाश को कब तक पकड़कर जेल भेजती है। मेरठ से कैमरामैन अहमद नवाज के साथ सलीम सैफी, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। पंचायत चुनाव को लेकर के जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। अगर बात करें बिकरू ग्राम समाज की, तो वहां को लेकर के आईजी ने ये कहा है कि वहां पर पुलिस पेट्रोलिंग कराई जाएगी, साथ ही साथ पूरे गांव को सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करी जाएगी। जिला प्रशासन ने बिकरू ग्राम में होने वाले चुनाव को देखते हुए बिकरू गांव में कोई भी लापरवाही बरतना नहीं चाहती। आपको बता दें कि दुर्दांत विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद लगभग 2.5 दशक के बाद अब बिकरू ग्राम में एक नए सूर्य उदय होने जा रहा है। वहां की जनता अब 2.5 दशक बाद अपने आप को आज़ाद महसूस कर रही है और चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही। बताते चलें कि बिकरू ग्राम में प्रधान पद या अन्य होने वाले चुनाव पर सिर्फ विकास दुबे का ही कब्जा रहता था। आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन ने बिकरू ग्राम पर अपनी विशेष नज़र बनाए रखी है। अग्रवाल ने बताया है कि पूरे गांव में पैरामिलिट्री फोर्स लगाई जाएगी। अगर वो उपलब्ध नहीं होती है तो उसकी जगह पे पीएसी को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा अराजक तत्वों को भी सर्विलांस में लिया गया है। पुलिस की वर्दी में लूट करने की घटना को अंजाम देने वाले पुलिस कर्मियों को गोरखपुर की पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोरखपुर की पुलिस काफ़ी चौकन्नी नजर आ रही थी। यही नहीं, बीते दिनों पुलिस की वर्दी में एक सर्राफा व्यापारी से लाखों रुपए की लूट की घटना को अंजाम पुलिस की वर्दी में लोगों ने दिया। साथ ही साथ पुलिस जब दबिश देना शुरू की तो पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उन तीनों पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार करते हुए 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि उनके पास से लूट की गई सभी रुपए और स्वर्ण बरामद कर आज गोरखपुर के एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने खुलासा किया है। इन लोगों के ऊपर, लूट करने वाले पुलिस कर्मियों के ऊपर जहां एनएसए की कार्रवाई करने के बाद गोरखपुर के एसएसपी ने की है, वहीं पुलिस विभाग से बर्खास्तगी की भी योजना गोरखपुर के एसएसपी ने अपनी संतुति बस्ती आईजी और डीआईजी को भेज दी है। हरेंद्र दुबे, R9, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। हड़कंप मच गया जब खेत में पड़ा शव महिला को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वहीं आनन फानन में ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हत्या की वजह में जुट गई है। पूरा मामला कानपुर देहात जिले के सिवली कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव का है, जहां 35 वर्षीय रूबी का शव लाही के खेत में पड़ा मिला। महिला की गला रेतकर हत्या की गई थी। ग्रामीणों की सूचना पर जिले के एसपी समेत पुलिस व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। वहीं घटना के बाद पुलिस को सूचना मिली कि मृतक महिला के बच्चे समेत पति घर के अंदर कैद हैं और बाहर से ताला जड़ा हुआ है। मौके पर तत्काल पहुंची पुलिस ने ताला तोड़कर घर के अंदर से बच्चे सहित मृतका के पति को बाहर निकाला। वहीं पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है और बच्चों समेत मृतका के पति से पूछताछ में जुटी हुई है। मृतका महिला के परिजनों ने पति पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया है। पुलिस ने मृतका के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पति को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में जुटी हुई है। को लेकर कानपुर देहात के एसपी ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस हत्या की वजह के लिए उससे पूछताछ कर रही है। हालांकि हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है और वहीं घटना के बाद से पूरे परिजनों में आक्रोश जरूर है और किसी भी प्रकार से मीडिया से बात करने से इनकार कर रहे हैं। रामपुर में मानव रहित रेल पटरी को पार कर रही आईटीआई की छात्रा की ट्रेन से कट के दर्दनाक मौत हो गई। दर्दनाक मौत होने के बाद वहां लोगों की भीड़ लग गई और उन्होंने जब जाके देखा तो छात्रा 2 हिस्सों में कटी हुई पाई गई। जीआरपी की पुलिस मौके पर पहुंची। बताते चले कि रामपुर जंक्शन पर रेल की पटरी को पार करते समय छात्रा की दर्दनाक मौत हुई है। आईटीआई में पढ़ने वाली ये छात्रा रामपुर के विष्णु विहार कॉलोनी की रहने वाली है। एकता सक्सेना बिलासपुर से घर वापस आ रही थी और वो रामपुर रेलवे जंक्शन से होते हुए रेल पटरी को पार कर रही थी कि उसी समय तेज रफ्तार मालगाड़ी आई और उसने छात्रा को टक्कर मार दी, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई और जीआरपी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। शव को कब्जे में लेकर जिला चिकित्सालय पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सूचना मिलने पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब वहीं एक सवाल ये भी आ रहा है कि आखिर
छात्रा की किस तरह से कट के मौत हुई है ये एक जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से उसकी मौत हुई है ये बात बिल्कुल साफ हो चली है कि ये जो मानव रहित क्रॉसिंग थी इसमें कहीं ना कहीं रेलवे की बड़ी लापरवाही रही है, जिसकी वजह से एक छात्रा अपनी जान गंवा बैठी। रामपुर में रेलवे की लापरवाही से एक छात्रा की जान चली गई। जिस तरह से रेलवे क्रॉसिंग को पार करने के लिए बैरिकेडिंग लगाई जाती है या बैरियर लगाया जाता है, मानव रहित क्रॉसिंग को देखते हुए वहां पे ना तो कोई बैरिकेडिंग थी और ना ही क्रॉसिंग थी। मालगाड़ी जैसे ही आई और क्रॉसिंग को पार करते हुए निकली, छात्रा उसकी चपेट में आई और उसकी मौत हो गई। अब देखना यह होगा कि रेलवे कब जागता है, क्योंकि एक छात्रा रेलवे की लापरवाही की भेंट चढ़ चुकी है। रामपुर से फहीम खान, R9 टीवी। शहर में बुधवार शाम गुरु गोविंद सिंह जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही शोभा यात्रा में कुछ करतबबाज आग जलाते हुए हैरत अंगेज करतब कर रहे थे कि तभी पास में खड़ा एक मासूम आग की चपेट में आने से हादसे का शिकार हो गया, जिसके बाद शोभा यात्रा में अफरा तफरी मच गई। बता दें यह तस्वीरें बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र के गुरुद्वारे की हैं, जहां बुधवार शाम गुरु गोविंद सिंह जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई थी। जुलूस में करतबबाज आग जलाकर हैरत अंगेज करतबबाजी कर रहे थे कि तभी पास में खड़े एक मासूम पर डीजल गिर गया, जिसके बाद मासूम बच्चे के कपड़ों में आग लग गई और मासूम हादसे का शिकार हो गया। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन बच्चे के कपड़ों में लगी आग को बुझाया, जिससे एक बड़ी घटना होते होते टल गई। घटना के बाद मासूम के परिजनों का कहना है कि वाहिगुरु की लख लख कृपा रही जो उनका मासूम आग की चपेट में आने के बाद भी किसी अनहोनी का शिकार नहीं हुआ। वहीं हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन जीशान के साथ समीर अली, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। भाई निकला भाई का प्यारा। दरअसल 11 दिसंबर को एक युवक की लाश मिली थी। पुलिस ने जिसका आज खुलासा करते हुए बताया है कि बड़े भाई ने छोटे भाई की गला दबाकर हत्या कर दी थी। मामला थाना सिरसागंज क्षेत्र का है, जहां पर 11 दिसंबर 2019 को एक सड़क किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिला था। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा था और पूरे मामले की जांच में जुट गई थी। लगभग 1 माह से अधिक समय के बाद पुलिस ने खुलासा करते हुए आज बताया कि युवक के हत्यारा उसका सगा भाई ही निकला है। हत्यारे भाई को पुलिस ने जेल भेज दिया है। अभी हत्या में शामिल एक अन्य व्यक्ति पुलिस की पहुंच से दूर बताया जा रहा है। बड़ा भाई इस वजह से नाराज था कि छोटा भाई अपनी भाभी को आए दिन झगड़ा करता था और छेड़खानी करता था, जिससे नाराज होकर उसकी भाभी पिछले 1 वर्ष से अपने मायके रह रही थी। इसी से नाराज होकर बड़े भाई ने छोटे भाई की गला दबाकर हत्या कर शव सड़क के किनारे फेंक दिया था, जिसका आज फिरोजाबाद पुलिस ने खुलासा किया है। राममोहन शर्मा, R9 टीवी, फिरोजाबाद। हरदोई में भाई बहन के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां पर रिश्तेदारी में भाई लगने वाला एक युवक ही अपनी मासूम 6 वर्षीय बहन का हत्यारा बन बैठा। दरअसल पूरा मामला पिहानी कोतवाली इलाके का है, जहां पर रिश्तेदारी में आए एक युवक ने अपनी रिश्ते में लगने वाली 6 वर्षीय मासूम बहन की गला दबाकर हत्या कर दी और उसका शव गांव के बाहर गन्ने के खेत में फेंक दिया। मासूम किशोरी के गुमशुदगी की तहरीर परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस और परिजन लगातार किशोरी की खोजबीन कर रहे थे। काफ़ी खोजबीन के बाद किशोरी का कोई पता नहीं चला। वहीं गन्ने के खेत में शव पड़े होने की सूचना पर परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे। गुमशुदा मासूम बच्ची का शव मिलने से गांव में हड़कंप का माहौल रहा है। वहीं मौके पर एसपी अनुराग वत्स भी पहुंचे और मौके का जायजा लिया। हालांकि आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ चल रही है। परिजन रेप के बाद हत्या की आशंका जता रहे हैं और पुलिस अभी रेप की पुष्टि नहीं कर पा रही है। अब देखना यह होगा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद रेप के बाद हत्या का मामला सामने आता है या फिर हत्या का ही मामला सामने आता है।